Hello aspirants, welcome to Earth Niti and welcome to another lecture of Polity। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। मतलब बेसिकली हम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 24 के जितने भी डिटेल्स हैं आर्टिकल बाय आर्टिकल कवर करने वाले हैं, और जितने भी पोटेंशियल क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, जितने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की आपको जरूरत हो सकती है, वो सभी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद इट। सी, अगर फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम, लिबर्टी, डिग्निटी जैसी बातें बोली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट ने हमें वो प्रोवाइड कराई होगी, और वो प्रोविजन आपको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 से आर्टिकल 24 तक देखने को मिल जाते हैं। देखो, वैसे इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 को मैं राइट टू फ्रीडम बोल सकता हूं, और आर्टिकल 23 और 24 को मैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोल सकता हूं। लेकिन जब मैं लिबर्टी की बात करता हूं, फ्रीडम की बात करता हूं, तो विदाउट डिग्निटी ये दोनों स्टैंड नहीं करती। इसलिए मैंने कॉन्शियसली आर्टिकल 23 और 24 को भी पार्ट 2 के अंदर ही इंक्लूड कर लिया है, जिससे इंटर रिलेशन इनका देखा जा सके, और किस तरीके से 23 एंड 24 भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का ही एक इंटीग्रल हिस्सा है। जनरली जब भी हम इस लेक्चर को कवर करते हैं, जब भी हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम आर्टिकल वाइज पढ़ते हैं कि पहले हमने आर्टिकल 19 पढ़ा, फिर 20 पढ़ा, फिर 21 पढ़ा, फिर 22 पढ़ा, 23, 24 एंड सो ऑन। लेकिन अगर लिबर्टी के कंसेप्ट को देखा जाए तो आर्टिकल 21 शुड बी एट द कोर ऑफ इट। लिबर्टी का हार्ट है, मतलब बेसिकली जब फ्रीडम की बात करता हूं, लिबर्टी की बात करता हूं, तो उसका हार्ट है आर्टिकल 21। तो जो हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे वो रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 19 विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम आर्टिकल 21, बिकॉज दैट हैज बीन द कोर ऑफ लिबर्टी एज वेल एज फ्रीडम। क्लियर है ये चीज? आज हम 19 से लेकर 19 से लेकर आर्टिकल 24 को कवर करने वाले हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, और ये हमारी सैंक्टिटी है लाइफ एंड लिबर्टी की। हमें जिंदा रहना है, हमारे पास लाइफ का राइट है, दैट्स अ नेचुरल राइट। जॉन लॉक के टाइम से इसे नेचुरल राइट माना जाता है। इवेंचुअली जब थॉमस हॉब्स ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी दी थी, तब भी आपको राइट टू लाइफ एक इंटीग्रल पार्ट माना गया था, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया था। मतलब जब से राइट्स का कंसेप्ट शुरू हुआ है ना, तब से राइट टू लाइफ हैज बीन एट द टॉप। सबसे प्रायर चीज जो रही है वो हमेशा राइट टू लाइफ ही रही है। इसलिए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है हमारी, और इसके अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। आपको यह समझने की जरूरत है, जैसा मैंने आपसे बोला, कि कोर जो है लिबर्टी का, जो हार्ट है, वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हैज बीन दी हार्ट ऑफ लिबर्टी। जो और क्या बोलता है आर्टिकल 21? द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये फंडामेंटल प्रॉमिस है हमारी डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस का। ये प्रॉमिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हमारी जनता को करके गए हैं, हमसे करके गए हैं, कि हम केवल जिए नहीं, बल्कि हम एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, एक डिग्निटी के साथ लाइफ जिए, एक ऐसी लाइफ ना जिए जो किसी भी तरीके से मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरे ह्यूमन होने के एस्पेक्ट को डिमीन करे। तो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की जो प्रोटेक्शन मुझे मिल रही है वो आर्टिकल 21 से मिलती है। इसके अलावा अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए, तो जितनी भी मेरे पास फ्रीडम है, 6 फ्रीडम इसके अंदर दी गई हैं, खुद को एक्सप्रेस करने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की, अपनी लाइफ को जिस तरीके से मैं जीना चाहूं उस तरीके से जीने की, वो आर्टिकल 19 के अंदर आपको ये 6 फ्रीडम देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आर्टिकल 23 एंड 24 जो हमें देखने को मिल रहा है, आर्टिकल 23 एंड 24 एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। मतलब किसी भी ह्यूमन को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, ना स्लेव की तरह, ना बंधुआ मजदूर की तरह, ना इंडेंचर्ड लेबर की तरह, और किसी भी बच्चे से कोई काम नहीं कराया जाएगा। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाएगा। जो बच्चे की उम्र है उसे उसके कंप्लीट पोटेंशियल को रीच करने में यूटिलाइज करना है, रेदर देन उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से किसी काम में लगाकर। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल 20 एंड 22 भी है। ये हमारे पास शील्ड है जो सरकार के अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम पर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे अगर अरेस्ट भी किया जा रहा है, अगर स्टेट हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन भी ले रहा है, तो वो भी आर्बिट्ररी ना हो, उसके अंदर भी कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हो कि मेरी डिग्निफाइड लाइफ या मेरी लिबर्टी को हर्ट ना किया जाए। अब जब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रीडम, लिबर्टी, तो इनमें डिफरेंस क्या है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी? देखो, वैसे तो ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं टर्म, लेकिन अगर देखा जाए ना, तो फ्रीडम और लिबर्टी की अगर बात की जाए, तो फ्रीडम एक लार्जर एस्पेक्ट है। जस्ट अ सेक। अगर फ्रीडम और लिबर्टी की बात की जाए, तो फ्रीडम को मैं बोल सकता हूं कि फ्रीडम एक लार्जर एस्पेक्ट है, उसी के अंदर लिबर्टी भी एक पार्ट है। मतलब
फ्रीडम को मैं एक वाइडर डायमेंशन में देख सकता हूं, लिबर्टी को रिलेटिवली फिर भी नैरो डायमेंशन में देखा जा सकता है। तो डिफरेंस समझने के लिए आप ये समझिए कि लिबर्टी का मतलब होता है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रेंट से प्रोटेक्शन। आसान भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कुछ या पार्लियामेंट ऐसे कुछ लॉज बनाएगा, ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाएगा जिससे किसी भी तरीके से एक्सटर्नली मेरी फ्रीडम को वायलेट ना किया जा सके। मतलब एक्सटर्नल फ्रीडम को मैं बोल सकता हूं लिबर्टी। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रीडम जब कंबाइन कर जाए और इस ओवरऑल एस्पेक्ट को जब मैं देखूं तब मैं उसे बोलूंगा फ्रीडम। आसान भाषा में लिबर्टी इज ओनली द एक्सटर्नल एस्पेक्ट, फ्रीडम इज बोथ इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसे इस तरीके से देखिए कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो, कोई स्लेव हो जो जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, स्लेवरी में जी रहा है, लेकिन इंटरनली वो फ्री है। आसान भाषा में जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके एक्सप्रेशन है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो डिस्पाइट हैविंग एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स उसके पास इंटरनल फ्रीडम फिर भी रहेगी। अब लिबर्टी की मैं बात करूं तो लिबर्टी का सिंपल सा लॉजिक यह है कि अगर लिबर्टी तभी एग्जिस्ट करेगी जब मेरे पास फ्रीडम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स को रोकने के लिए अगर लॉज बना भी दिए, लेकिन अगर उन्हें एंजॉय करने की मेरे पास राइट नहीं है, तो डेफिनेटली मैं लिबर्टी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि जब लिबर्टी और फ्रीडम में बात की जाती है तो फ्रीडम इज द लार्जर कंटेक्स्ट, लिबर्टी इज द नैरोअर कंटेक्स्ट। फ्रीडम के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल एस्पेक्ट दोनों जोड़े जाते हैं और लिबर्टी के अंदर केवल एक्सटर्नल एस्पेक्ट पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर विद इट। आपको यह चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी पता चल चुका है कि किस आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपसे बोला कि रेदर देन स्टार्टिंग विद आर्टिकल 19 आई विल बी स्टार्टिंग इट विद आर्टिकल 21 दैट हैज बीन द हार्ट ऑफ लिबर्टी, दैट हैज बीन द कोर ऑफ लिबर्टी। राइट, सबसे पहले आपको यहां दो चीजें देखने को मिल रही हैं। कोर प्रिंसिपल जो है हमारा आर्टिकल 21 का, वो सीधा सीधा कहता है द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमारा एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। और अगर इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए तो उसमें क्लियरली लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी और जिंदगी को तब तक नहीं छीना जा सकता, तब तक वायलेट नहीं किया जा सकता अगर लॉ ऐसा करने की बात नहीं कह रहा है। राइट, आसान भाषा में इस तरीके से समझिए कि मैं मार सकता हूं किसी को, कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन दैट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। समझ में आई ये बात? मतलब अगर लीगल पर्सपेक्टिव से अगर किसी को फांसी की सजा दी जा रही है तो उसे ये नहीं बोला जाएगा उसकी राइट टू लाइफ को क्या कर दिया है, वायलेट कर दिया है, बिकॉज़ दैट हैज बीन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन यहां ना दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं जो प्रीलिम्स ओरिएंटेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है ए.के. गोपालन केस। ये ए.के. गोपालन केस में जो गोपालन एरा आपको देखने को मिल रहा है, इन 1950-51 में केस हुआ था। उस टाइम पे ये बोला गया था कि यार ये जो एक इस केस का पूरा नाम है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्लियरली ये बोला गया कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही इनफ है या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ हमें मूव करना चाहिए। अभी थोड़ी देर में मैं दोनों का डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 के अंदर यहां लिखा है इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसी चीज का डिबेट उठा ए.के. गोपालन केस में कि जो इंटरप्रिटेशन है, क्या वो नैरो जो इंटरप्रिटेशन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का, उसी को सस्टेन करना है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ मूव करना है। तो इस केस में क्लियरली ये बोल दिया गया कि जो प्रोसीजर लेजिस्लेचर ने बनाया है वो सफिशिएंट है, पर्सनल लिबर्टी को कन्फाइन कर दिया गया फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट, मतलब फिजिकल रेस्ट्रेंट। अब दूसरा केस हमारे पास आता है मेनका गांधी केस। ये 1978 का केस है। इससे पहले कि मैं मेनका गांधी केस की तरफ बढ़ूं और ए.के. गोपालन केस आपको बेटर समझा सकूं, आपको यह डिफरेंस समझो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या डिफरेंस है। सी, आपने सुना होगा कि यूएस की जुडिशरी, यूएस की सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी डेफिनेटली पावरफुल है, बट लेसर देन यूएस सुप्रीम कोर्ट। द रीजन बीइंग कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर और हमारी सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर। इनमें डिफरेंस ये है कि जब मैं बोलता हूं कि आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे चलना है तो जुडिशरी को आपने कन्फाइन कर दिया कि आप इन्हीं कोडिफाइड लॉज के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, इन्हीं कोडिफाइड लॉज के अकॉर्डिंग जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में
जुडिशरी को बांधा नहीं जाता, कन्फाइन नहीं किया जाता किसी कोड के अंदर, किसी एस्टेब्लिश प्रोसीजर के अंदर। उसका मेन मुद्दा यह रहता है कि वो रीजनेबल होना चाहिए, जस्टिस एक्चुअली में होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो वो उस कोडिफाइड एस्पेक्ट से बाहर जाके भी जजमेंट ले सकती है जिससे जस्टिस को प्रोवाइड कराया जा सके। तो आसान भाषा में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट जो है वो बाधित नहीं है, मतलब वो बंधी हुई नहीं है किसी पर्टिकुलर एस्टेब्लिश प्रोसीजर से, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में वो बंधी हुई है जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात की जाएगी तो आईपीसी, सीआरपीसी और प्रेजेंट टाइम में भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग ही कोर्ट जजमेंट दे सकती है। लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की जाएगी तो उस टाइम पे कोर्ट इनके अलावा भी, अगर उसे ऐसा लगता है कि फेयरनेस लाने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, अगर मुझे इससे थोड़ा सा डाइवर्ट भी होना पड़ रहा है तो भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप कोर्ट को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हो, और यही कारण है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे फंक्शन करता है वो ज्यादा पावरफुल है व्हेन कंपेयर टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पे फंक्शन करता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो ए.के. गोपालन केस में ये सीधे सीधे बोल दिया कि भाई बिल्कुल सही बोला है आर्टिकल 21 के अंदर कि किसी भी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती, एक्सेप्शन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार ये बड़ा ही ना नैरोअर पर्सपेक्टिव है इस चीज को देखने का। तो 1978 के अंदर एक और केस हुआ जिसे हम मेनका गांधी केस बोलते हैं। उसके अंदर बोल दिया गया कि देखो यार, जब भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात की जाएगी तो ये ना काफी नैरो एस्पेक्ट है, तो हमें यह भी मेक श्योर करना है कि जो जजमेंट दिया जा रहा है वो फेयर हो, वो जस्ट हो और रीजनेबल हो। केवल आर्बिट्ररी, फैंसीफुल और ऑपरेसिव ना हो, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के नाम पे आप जस्टिस ही प्रोवाइड ना कर पाओ। तो बेसिकली मेनका गांधी केस में यह बोल दिया गया कि बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट जब भी इंटरप्रिटेशन करेगी तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग करेगी। किसी और फंडामेंटल राइट की भी अगर बात की जाए, आर्टिकल 14 की बात की जाए, आर्टिकल 25 की बात की जाए, आर्टिकल 29 की बात की जाए, किसी भी फंडामेंटल राइट की बात की जाए एक्सेप्ट आर्टिकल 21, तो वहां प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लगेगा। लेकिन मेनका गांधी केस में क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी गई कि आर्टिकल 21 के केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं लगेगा, वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगेगा। क्लियर है ये चीज? फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली ना एक केस हुआ था अनुराधा सरिन वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग कोविड, जब इंटरनेट बैन कर दिया गया था तो राइट टू इंफॉर्मेशन हर्ट हो रही थी, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जजमेंट प्रोवाइड करा रेदर देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये चीज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में, मेनका गांधी केस ने, जो आर्टिकल 21 का स्कोप है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया, और जो लोगों के प्रति जस्टिस प्रोविजन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी थी कोर्ट की, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जुडिशरी को, उसको भी और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। क्लियर है ये चीज? दोनों केसेस याद रखने हैं, ए.के. गोपालन एज वेल एज मेनका गांधी केस, क्योंकि दोनों ने एक मेजर चेंज लेके आया है, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं एक प्रोविजन देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारा आर्टिकल 21 की जब मैं बात करता हूं तो वैसे तो वहां लिखा है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ प्लस पर्सनल लिबर्टी, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जब मैं राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता हूं तो मैं किन किन राइट्स की बात कर रहा हूं, वो डिफरेंट डिफरेंट जुडिशियल जजमेंट से हमारे सामने क्लियरली आ चुकी हैं। आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द राइट्स आपको एकोमोडेटेड दिखेंगी। जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि ये फलाना पर्सपेक्टिव के राइट टू रिमेन साइलेंट, ये आर्टिकल 19 का पार्ट है, राइट टू लिवलीहुड हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल 21 के अंदर ही देखने को मिलती हैं। तो इतना याद रखना है कि आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, वो सबसे ज्यादा ब्रॉडर राइट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी आपके सामने प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ये फलाना राइट किसमें जुड़ती हुई दिखती है, अनटिल अनलेस वो डायरेक्टली ही किसी और फंडामेंटल राइट के साथ एसोसिएटेड दिखती है, तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि वो आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है, किसी ना किसी जजमेंट के थ्रू वो सामने आई होगी। राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू क्लीन एयर, ये सारी राइट्स, राइट टू हैव अ साउंड स्लीप, इवन राइट टू हैव अ डिग्निफाइड डेथ, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो मेजोरिटी ऑफ द एस्पेक्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो आर्टिकल 21 के अंदर ही आपको इंक्लूडेड दिखते हैं। अगर मेन एस्पेक्ट्स की बात की जाए कि और कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो जुडिशियल जजमेंट से हमें पता चला है, सबसे पहला है राइट टू लिवलीहुड। राइट टू लिवलीहुड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक केस हुआ था ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर ये क्लियरली बोल दिया गया था कि राइट टू मीन्स ऑफ लिवलीहुड को भी आर्टिकल 21 का हिस्सा माना जाएगा। राइट टू लिवलीहुड भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है।
इसीलिए सरकार मनरेगा जैसी स्कीम चलाती है जिसमें 100 डेज और आज की डेट में 120 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और अगर वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है लिवलीहुड, तो आपको फिर अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस प्रोवाइड करती है, गुजारा भत्ता प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर हमारी राइट्स का जो है राइट टू लिवलीहुड, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। इस वजह से मनरेगा जैसी स्कीम्स आपको फंक्शन करती हुई दिखती हैं। दूसरी है हमारे पास राइट टू हेल्थ। ये एक और केस हुआ था, देविका बिस्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल मेडिकल प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर इंक्लूडेड आपको दिख जाती हैं। मतलब मेरी खुद की रिप्रोडक्टिव चॉइसेस क्या हैं और किसी भी तरीके से किसी गलत मेडिकल प्रोसीजर्स में मेरे साथ कोई भी गलत मेडिकल प्रोसीजर मेरे साथ नहीं किया जा सकता, ये भी मेरी राइट टू हेल्थ का पार्ट है। यहां तक कि अगर मेरे को कोई ऐसी बीमारी हो जाए, भगवान करे मेरे को क्यों हो यार, किसी और को हो जाए, जिसको मैं शायद पब्लिकली नहीं बताना चाहूंगा, सोचो किसी को अगर एचआईवी हो जाए, तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो किसी और के सामने इस चीज का बखान ना करे, क्योंकि वो भी मेरी राइट टू हेल्थ के अगेंस्ट जाता हुआ दिखेगा। तो राइट टू हेल्थ के अंदर आपको एक वाइडर डायमेंशन देखने को मिलता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव चॉइसेस आ जाती हैं, बेसिकली प्राइवेसी वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि अगर कोई बीमारी हो चुकी है, या फिर ये भी आ जाता है कि किसी भी गलत मेडिकल प्रोसीजर से मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके अलावा है राइट टू रेपुटेशन। ये डिग्निटी वाली बात आ चुकी है। ये सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें क्लियरली बोल दिया गया एक अच्छी रेपुटेशन इनसेपरेबल पार्ट है राइट टू लाइफ का। मतलब अगर मैं किसी को डिफेम कर रहा हूं, जैसे तुमने सुना होगा कि डिफेमेशन का केस डाल दिया है इन्होंने, किसी भी तरीके से, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने किसी के बारे में गलत बोल दिया, वो मेरे अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है कि इस वजह से कि मैंने उसको डिफेम किया, कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन को क्या किया, डिमीन किया। वो उसके आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। क्लियर है ये चीज? तो राइट टू लिवलीहुड हो चुका है, राइट टू हेल्थ हो चुका है, राइट टू रेपुटेशन हो चुका है। उसके अलावा 2017 में एक और राइट ऐड कर दी गई थी इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। दिस वाज एडेड बाय के.एस. पुट्टास्वामी केस के अंदर। दिस राइट टू प्राइवेसी वाज एडेड थ्रू के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के अंदर। ये बोल दिया गया कि मेरी प्राइवेसी सस्टेन करना, मेरी प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये भी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का ही हिस्सा माना जाएगा। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो उस टाइम पे ना आधार बिल पास करने की बात चल रही थी, और लोगों के जो बायोमेट्रिक्स हैं वो सरकार के पास जा रहे थे। तो लोगों के अंदर एक एप्रीहेंशन था, एक डर था कि कहीं हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे बायोमेट्रिक्स हैं, इनका कुछ गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो ऐसे केस में प्राइवेसी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे इस प्राइवेसी को, इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जजमेंट प्रोवाइड करा, और राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर ऐड कर दिया गया, उसका एक इनसेपरेबल हिस्सा बना दिया गया। उसके अलावा राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। जब मैं क्लीन एनवायरमेंट की बात करता हूं तो मैं क्लीन वाटर की भी बात कर रहा हूं, क्लीन एयर की भी बात कर रहा हूं राइट, सॉरी। इसका जो, जिसमें राइट टू क्लीन एनवायरमेंट हमारा आर्टिकल 21 का हिस्सा बनाया गया था, उसे हम बोलते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके अंदर क्लियरली ये बोल दिया गया था कि एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर, एक इकोलॉजिकल बैलेंस और पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रहना मेरी राइट है। तो बेसिकली जब दिल्ली के अंदर एक्यूआई हाई होता है ना, और जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये केवल पॉल्यूशन का इशू नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट वायलेशन है। और इस वायलेशन के केस में मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट माय राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एज आई हैव बीन नॉट प्रोवाइडेड विद अ क्लीन एनवायरमेंट, आई हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद अ क्लीन एयर, आई हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद अ क्लीन वाटर, राइट। तो ये सारी ही एस्पेक्ट, अगर किसी इनमें से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, या एक भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही है, तो आपके आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन हो रहा है, और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स वायलेशन में। तो ये हमारे इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स हैं जो राइट टू लाइफ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, राइट टू हैव अ साउंड स्लीप, राइट टू हैव अ डिग्निफाइड डेथ, ये सारी चीजें भी आपको आर्टिकल 21 के अंदर ही इंक्लूसिव दिख जाती हैं, उसी के अंदर इंक्लूडेड दिख जाती हैं। एक स्टेटमेंट लिखा है, ये एक सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का एक केस है, जिसके अंदर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ सो एज टू एंजॉय ऑल फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन बॉडी इन देयर प्राइम कंडीशंस। मतलब राइट टू लाइफ का मतलब है एक हेल्दी लाइफ, जिससे मेरी जितनी भी फैकल्टीज हैं, मेरा सोचना, मेरा टेस्ट, मेरा टच, ये सारी जितने भी सेंसिबिलिटीज हैं, जितनी भी सेंसिटिविटीज हैं, इन सबको मैं बेटर तरीके से एंजॉय कर पाऊं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है
तो जिंदा रहने के बाद भी, जिंदा होते हुए भी आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ मेरी प्रोटेक्टेड नहीं है। दिल्ली में रह रहे लोग, एनसीआर में रह रहे लोगों का सबसे ज्यादा जो ब्लेटेंटली राइट वायलेट की जा रही है वो आर्टिकल 21 ही की जा रही है, क्योंकि उन्हें क्लीन एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा। मैं मानता हूं कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो वो इस चीज से हाथ नहीं खींच सकते कि अगर क्लीन वाटर, क्लीन एयर भी वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं तो हमसे टैक्स लेने का भी उन्हें कोई ज्यादा हक नहीं बनता है। राइट, मेकिंग इट लेस पॉलिटिकल, हम आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं। एक और एस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है कि अब आपने बोला राइट टू लाइफ है, तो यार एक बात बताओ, सुसाइड वाला केस हुआ, यूथेनेशिया का केस हुआ, या कैपिटल पनिशमेंट का, डेथ पेनल्टी का केस हुआ, तो उस केस में तो लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं रह पा रही है। तो उस केस में क्या क्या सिनेरियोज आपको बनते हुए दिखते हैं, क्या क्या लीगल प्रोविजंस आपको बनते हुए दिखते हैं। जिसको यूथेनेशिया का मतलब नहीं पता है, और यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। जब कोई इंसान वेजिटेटिव स्टेट में होता है, कोमा में होता है, और उसे पता है कि उसकी लाइफ मौत से भी बदतर हो चुकी है, तो ऐसे केस में वो अपने प्राण त्याग दे, उसके लिए यही बेहतर है, उस सफरिंग को वो खत्म करे, यही बेहतर है। तो ऐसे केसेस में यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु का ऑप्शन भी अवेलेबल कराया जाता है दुनिया भर में, हमारे यहां भी कराया जाता है, पर हमेशा से ये अवेलेबल नहीं था। सबसे पहले हम सुसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सुसाइड, अगर सुसाइड को देखा जाए, आईपीसी का सेक्शन 309 सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है। मतलब वैसे तुम देखो, अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो भाई देखो मेंटल कंडीशन तो उसकी डेफिनेटली अच्छी नहीं है। ऐसे केस में आईपीसी ये कहता था कि अगर कोई सुसाइड करता हुआ पकड़ा गया, अगर भाई कोई बंदा पंखे पे लटकता हुआ पकड़ा गया या पुल से कूदता हुआ पकड़ा गया, लेकिन कूद नहीं पाया या लटक नहीं पाया, उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसको आप समझाओगे नहीं कि बंदा भाई क्या हो गया तेरे साथ, क्या क्या इतना जीवन में दुख है तेरे के जो मरने चल दिया तू, उसको तुम ले जाके जेल में बंद कर दोगे। मतलब सुसाइड करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आसान भाषा में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इतनी स्ट्रांग है कि मैं खुद की भी लाइफ नहीं ले सकता। राइट, मैं खुद की भी लाइफ खत्म करने का अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 309 सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है। आज की डेट में भी सुसाइड जो है वो क्रिमिनलाइज है, लेकिन 2018 में एक एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, जिसमें ये क्लियरली बोला गया, बेटा मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचो, केवल लीगल प्रोविजन के बारे में मत सोचो। एक तो बंदा वैसे ही मरने चला है, तुम उसे समझाने की जगह जेल में और बंद कर दिया, तुमने और नाश कर दिया। वो वहां से निकलने के बाद फिर डेफिनेटली क्या करने की कोशिश करेगा, मरने की ही कोशिश करेगा कि एक ही चीज रह गई थी, जेल जाना, वो भी हो गया मेरे साथ। इसलिए 2017 में एक एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। उसमें यह बोला गया, अगर किसी के साथ ऐसा सिनेरियो बनता है, अगर कोई बंदा सुसाइडल टेंडेंसीज शोकेस करता है या किसी को सुसाइड करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे आप जेल नहीं ले जाओगे, उसकी मेंटल हेल्थ केयर के बारे में सोचोगे, उसके मेंटल हेल्थ को बेटर करने की कोशिश करोगे, उसे काउंसिल करने की कोशिश करोगे कि ब्रो लाइफ इज मच बिगर देन दिस, देयर माइट बी सिचुएशंस जिनको तुझे लग रहा है, जिन्हें देख करके लाइफ हैज एंडेड या मैं अब आगे क्या करूं या क्या करने वाली हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। दीज स्मॉल प्रॉब्लम्स और दीज लार्जर प्रॉब्लम्स विल सीम बेसिकली समथिंग जिसके बारे में शायद आप बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस बाद में जाके ना लो। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उस टाइम हमें लग रहा था यार हाउ विल आई कम आउट ऑफ दिस, लेकिन इवेंचुअली जब आप आज की डेट में उन चीजों के बारे में सोचते हो तो फील कि यार अच्छा है उस समय से मैं निकल आया, आई वाज स्ट्रांग इनफ दैट आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग जो शायद मुझे, मेरे परिवार को, मेरे आसपास के लोगों को दुख देती। राइट, तो रेदर देन पनिशिंग आपको क्या करना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ पे फंक्शन करना चाहिए, मेंटल हेल्थ की केयर करनी चाहिए। और आज की डेट में आप ये बोल सकते हो कि सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने ये एस्पेक्ट जरूर बता दिया है कि आप उसे क्रिमिनलाइज, एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट मत करो यार, उसे एक मेंटल पेशेंट की तरह ट्रीट करो, और उसे इलाज की जरूरत है, पनिशमेंट की नहीं। ये बात आपको याद रखनी है। क्रिमिनलाइज था अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर 2017 के बाद से आपने मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट इसके अंदर ज्यादा डोमिनेट करा दिया है। दूसरा है हमारे पास यूथेनेशिया। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था हमारे यहाँ यूथेनेशिया का। अब यूथेनेशिया का सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि यार सबसे पहले तो ये बताओ कि इंसान लाइफ ले सकता है क्या किसी की। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान कोमा में भी पड़ा है, राइट, अब मुझे पता है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में है, उसकी लाइफ जो है वो मौत से बदतर है, तो मैं क्या उसे मार दूं? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मारने को तो ये भी लॉजिक है कि यार मैं उसकी सफरिंग्स खत्म कर रहा हूं, मैं उसको कोई डेथ नहीं दे रहा, मैं उसको रिलीज कर रहा हूं, मैं उसको बेसिकली मोक्ष प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई तू आजाद हो जा यार, इन सफरिंग से आजाद हो जा, इस शरीर से आजाद हो जा। लेकिन ये भी तो देखो, तुमने अगर उसको मार दिया
तो तुमने उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म कर दी। अब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो वापस कभी नॉर्मलाइज हो सकता है, क्योंकि तुमने तो लाइफ ही ले ली। अब हमारे पास ऐसे दो केसेस हैं। एक 1980s में मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक नर्स का रेप हुआ था, उनका नाम था अरुणा शॉनबॉग। 32 साल तक, 32 ईयर्स तक वो बेड पे वेजिटेटिव स्टेट में पड़ी रही। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है सब्जी की तरह पड़ी रही, ना हिल सकती थी, ना डुल सकती थी, ना आंख हिला सकती थी, पर दिमाग जिंदा था। अब ऐसे केस में उस लाइफ को देखकर लोगों को लगा यार इससे बेहतर तो मौत ही है, इससे बेहतर तो इन्हें मार दो। तो अरुणा शॉनबॉग को लेकर मल्टीपल केसेस हुए हमारे यहां। सबसे पहला जो केस हुआ था वो हुआ था 1996 के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान कौर केस। उसके अंदर यूथेनेशिया को पूरी तरीके से मना कर दिया गया था कि नहीं जी, भारत के अंदर यूथेनेशिया नहीं हो सकता, इच्छा मृत्यु नहीं प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फिर वाटरशेड मूवमेंट आता है 2011 में अरुणा शॉनबॉग केस में ही। इस केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया गया, पैसिव यूथेनेशिया को इंडिया के अंदर लीगलाइज कर दिया गया। ऑल दो उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस लगाए गए, इतना आसान नहीं है किसी को भी पैसिवली यूथेनाइज करना। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, जजिस का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। साथ के साथ डॉक्टर्स की भी आपको एक टीम के जो न्यूट्रल डॉक्टर्स हैं वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि यूथेनेशिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तब जाके आप किसी को पैसिवली यूथेनाइज कर सकते हो। इसके बाद एक और केस हुआ कॉमन कॉज, which was in 2018। इन्होंने एक लिविंग विल का कंसेप्ट इसके अंदर जोड़ दिया। लिविंग विल का सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आज की डेट में मैं अगर अपनी वसीयत बनाता हूं, विल बनाता हूं, और उसके अंदर मैं लिख देता हूं कि इन फ्यूचर कभी ऐसी कंडीशन बनती है जहां मैं वेजिटेटिव स्टेट में हूं, तो भाई मुझे मार देना, राइट। तो मैं पहले ही लिख के चला गया हूं ये चीज, तो लिविंग विल में अगर किसी ने लिख रखा है तो उसे पैसिवली यूथेनाइज किया जा सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूथेनेशिया हमेशा से हमारे यहां लीगल नहीं था। ज्ञान कौर केस 1996 के अंदर उसे नहीं लीगलाइज किया गया, लेकिन 2011 अरुणा शॉनबॉग केस में 2011 के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया। और फिर कॉमन कॉज 2018 केस में लिविंग विल के कंसेप्ट को भी लीगलाइज कर दिया गया कि अगर लिविंग विल वाला कंसेप्ट है तो लोगों को पैसिवली यूथेनाइज किया जा सकता है। अब हमारे यहां पैसिव यूथेनेशिया लीगल है, एक्टिव यूथेनेशिया इलीगल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि मैं किसी को मार नहीं रहा, बट मैं उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे रहा हूं। अगर मैं उसे कोई दवाई दे रहा हूं जिंदा रखने के लिए तो वो देना बंद कर दूंगा, या फिर वो किसी वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर हटा दूंगा। तो उसे हम बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया, कि आपने मारा नहीं लेकिन लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीजों को क्या कर लिया, पीछे खींच लिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है मैंने जहर का इंजेक्शन दे दिया, मैंने लिटरली उसको जहर दे दिया, उसे मार दिया। एक्टिव यूथेनेशिया हमारे यहां अलाउड नहीं है, पैसिव यूथेनेशिया हमारे यहां अलाउड है। और अरुणा शॉनबॉग केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तीसरा एस्पेक्ट हमारे पास इसमें आता है डेथ पेनल्टी। देखो, डेथ पेनल्टी हमारे यहां एबॉलिश नहीं है, आज भी हमारे यहां कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, याद रखना ये केस, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में एक नई डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश की गई थी जिसे हम बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन कब एस्टेब्लिश की गई, किससे एस्टेब्लिश की गई? बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से। इस केस से यह बोल दिया गया कि देखो कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन वो केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होना चाहिए। मतलब क्राइम इतना हीनियस होना चाहिए कि वहां कैपिटल पनिशमेंट को जस्टिफाई किया जा सके। अगर कैपिटल पनिशमेंट, अगर डेथ पेनल्टी को किसी भी तरीके से अवॉइड किया जा सकता है तो कैपिटल पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली एक और ज्यूरिस्प्रूडेंस आया है मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, उसमें यह क्लियरली बोला गया है कि पहले यह देखो कि रिफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो आप डेथ सेंटेंस दो। देखो, इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करो, किसी को भी पनिश करने के दो रीजन हो सकते हैं हमारे पास। पहला रिफॉर्मेशन, कि आदमी सुधर जाए। दूसरा डेटरेंस, कि समाज के पास एक ऐसा मैसेज जाए कि दूसरे लोग वो सेम हरकत ना करें। जब आप किसी को डेथ पनिशमेंट देते हो तो रिफॉर्मेशन का तो केस ही खत्म हो गया। जब बंदा ही नहीं बचा तो रिफॉर्मेशन क्या होगा? ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दूसरा होता है डिटरेंस। तो मर्डर केस में ही आप क्या देते थे अब तक? रिसेंटली टिल निर्भया केस केवल यह था कि मर्डर केस में ही क्या दिया जाता है? कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन अब 376B के अंदर जो सीआरपीसी का था उसके अंदर भी आपने रेप के अंदर भी कैपिटल पनिशमेंट अलाउ कर देता, लेकिन दैट टू इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। अगर आपको दिखता है कि रिफॉर्मेशन की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है तो आप उसे डेथ पेनल्टी नहीं प्रोवाइड करोगे, उस बंदे को रिफॉर्म होने का मौका दोगे। क्योंकि अगर आपने उसे मार दिया तो रिफॉर्मेशन का लॉजिक ही खत्म हो गया। और अगर मर्डर की वजह से जो डेथ पेनल्टी मिली है तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि मर्डर्स होने बंद हो गए।
तो डिटरेंस भी कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो डेथ पेनल्टी को लेकर लीगल एज वेल एज एथिकल क्वेश्चंस बार बार उठते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एबॉलिश नहीं की गई है। बस बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में इसमें एक डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश कर दी गई है, जिसे हम बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, और उसी के अकॉर्डिंग कभी भी डेथ पेनल्टी वाला एस्पेक्ट अगर अप्लाई होता है तो इन चीजों को ध्यान में रखकर होता है। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट आवर आर्टिकल 21। इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट थे वो मैंने आपसे कवर कर लिए। इसमें एक आर्टिकल 21A भी है, जिसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें यह बोला जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना उनकी फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 साल तक उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आर्टिकल 21A के अंडर इसे ऐड किया गया थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट। तो 21A भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, दैट इज राइट टू एजुकेशन। अब हम चलते हैं आर्टिकल 19 पर, जो है हमारी राइट टू फ्रीडम, जहां हमें 6 फ्रीडम प्रोवाइड कराई हैं, 6 तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड कराई गई हैं। अब इसमें हमें यह भी डिस्कस करना है कि वो कौन कौन सी फ्रीडम है, उन पे कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, राइट टू प्रोटेस्ट किस तरीके से फंक्शन करता है और किन किन के कॉम्बिनेशन में फंक्शन करता है, वो सारी चीजें हम आर्टिकल 19 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास एक डेमोक्रेटिक सिटीजन के पास कौन कौन सी फ्रीडम है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहली जो आर्टिकल 19 के अंदर में राइट देखने को मिल रही है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब मैं लोगों के साथ जाके इकट्ठा होकर भीड़ इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन आर्म्स के बिना, पीसफुल असेंबली होनी चाहिए वो चीज। सी जो है 19 का 1 का, वो कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी 97th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई, पहले ये टर्म इसके अंदर नहीं देखने को मिलता था। आर्टिकल 19(1)(c) कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 19(1)(d) कहता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। भारत के अंदर कहीं भी जाने का हक, भारत के अंदर कहीं भी मूव करने का हक, ये भी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19(1)(e) बोलता है फ्रीडम टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मैं भारत में कहीं भी जाकर रह सकता हूं, यह भी मुझे आर्टिकल 19(1)(e) के अंदर देखने को मिल जा रहा है। एंड फाइनली 19(1)(g) यह कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। राइट, किसी भी तरीके के प्रोफेशन को अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फंडामेंटल राइट के लिए मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, मुझे किसी कोई दुकान खोलनी है, कुछ करना है, तो वो आर्टिकल 19(1)(g) मुझे वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है। अब आप सोचोगे यार ABCDEFG, एफ कहां गया यहां से? तो जो हमारा 19(1)(f था, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। इसे 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया और इसे 300A के अंदर एक लीगल राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह इनपुट कर दिया गया, वहां डाल दिया गया। मतलब आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट वाज अ फंडामेंटल राइट टिल 44th अमेंडमेंट, जिसके बाद उसे 300A के अंदर अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। अब ये सारी राइट वापस मैं बोल रहा हूं, 19(1) इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी इज असेंबल होने का राइट, सी इज एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और यूनियन बनाने का राइट, डी इज पूरे भारत में फ्रीली मूव करने का राइट, ई इज किसी भी जगह जाकर रिजाइड करने या सेटल होने का राइट, और जी इज कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने का राइट। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप ये समझो, कल को आप ये नहीं बोलोगे कि जी मेरे को तो अल्कोहल बेचना है यार, या मेरे को तो कोई इलीगल सब्सटेंस बेचना है यार, दैट्स माय प्रोफेशन। ऐसा नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी आपको सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप समझ गए, मतलब इनमें से कोई सी भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल नहीं, लेकिन सारी इसमें से कोई सी भी राइट ऐसी नहीं है जो आप एब्सोल्युटली फॉलो कर सकते हो। इनके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे दीज फ्रीडम्स आर गारंटीड टू सिटीजंस ओनली, पहली चीज ये नॉन सिटीजंस के पास नहीं है, केवल ये सिटीजंस के पास ही है, और दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है ये चीज? मूविंग ऑन, अब हमें यह देखना है कि जब मैं बोलता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब मैं आर्टिकल 19(1)(a) की बात करता हूं, तो क्या केवल मेरे बोलने का ही राइट है मेरे पास कि भाई मेरी जो इच्छा ही मैंने वो बोल दिया? एक तो एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो डेफिनेटली कुछ भी तो नहीं बोल सकता। मैं किसी को भी जाके नीचे जाके गाली थोड़ी बकाऊंगा, इसका मतलब उसके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अगर मैं आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता हूं, तो और कौन कौन सी ऐसी राइट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हुई दिखती हैं? सबसे पहले हमें देखने को मिल रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस।
फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है। मेरी प्रेस के पास प्री सेंसरशिप नहीं होगी और वो जो छापना चाहते हैं वो छाप सकते हैं, जो वो न्यूज पब्लिश करना चाहते हैं वो पब्लिश कर सकते हैं। ये भी आर्टिकल 19(1)(a) के थ्रू ही आपको प्रोविजन प्रोवाइड होता हुआ दिखता है। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस भी कहां से आ रहा है? आर्टिकल 19(1)(a) से। इसके अलावा राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 19(1)(a) और उसको आप आर्टिकल 21 से भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब 19(1)(a) के अंदर भी राइट टू नो आपको देखने को मिल जा रहा है और आर्टिकल 21 के अंदर भी राइट टू इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। सीधे सीधे ये समझने की कोशिश करो कि किसी भी सरकार, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट लोगों से है, यहां लोग सोवरेन है, पॉपुलर सोवरेनिटी है, यहां कोई पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी तो है नहीं। सबसे सुप्रीम कौन है? हम हैं, सिटीजंस हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर तो है ही। अब ऐसे केस में अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो मैं डिसीजन मेकिंग कैसे करूंगा? तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये प्राइम ड्यूटी होती है, प्रायर ड्यूटी होती है कि वो अकाउंटेबल हो, वो जवाबदेह हो। और वो जवाबदेही किसके प्रति हो? उसकी लोगों के प्रति, जिससे लोगों के पास इंफॉर्मेशन रह सके। सीधे सीधे आप ये देख सकते हैं, नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन सर्वाइव विदाउट अकाउंटेबिलिटी। पीपल शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है इसकी जानकारी लोगों के पास भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में वोटर के पास राइट है अपने कैंडिडेट को जानने का। यही कारण है कि जब आप इलेक्शन कैंडिडेट अपने फॉर्म भरते हैं, जब भी किसी को चुनाव लड़ना होता है, इलेक्शन लड़ना होता है और वो फॉर्म भरने जाता है, तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्या है उसके अंदर दे के आता है कि भाई मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, पिछले 5 सालों में मेरी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई, कितना मेरा रुपया बढ़ गया मेरे हाथों में। तो ये सारी चीजें सिटीजन के पास होनी चाहिए जिससे वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। साथ के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के अंदर जो आरटीआई आया वो भी कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो को ही और ज्यादा प्रमोट करता हुआ दिखता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आ गया, राइट टू नो भी आ गया। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, मतलब मैं चुप भी रह सकता हूं, चुप रहना भी मेरा आर्टिकल 19(1)(a) का है। एक केस हुआ जिसे हम बोलते हैं बिजॉय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हुआ, एक सेलिब्रेशन में नेशनल एंथम बज रहा था, तो कुछ क्रिश्चियन बच्चे थे जो खड़े तो हुए लेकिन उन्होंने वो नेशनल एंथम गाया नहीं। तो उनके ऊपर क्या कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई कि दिस इज एंटी गवर्नमेंट, दिस इज एंटी नेशन, दिस इज सेडिशन। तो केरला हाई कोर्ट ने बोला हाँ यार इन्होंने गलत किया है, इन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया है नेशनल एंथम को उसे ना गाकर। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यार देखो ऐसा है कि वो रेस्पेक्ट में खड़े तो हुए, अब वो गाएं या ना गाएं ये उनकी इच्छा है। यहां से हमारे पास एक प्रोविजन निकल के आया कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर केवल बोलने की आजादी नहीं है, चुप रहने की भी आजादी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बिजॉय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीडम टू बी साइलेंट या चुप रहने की आजादी भी मेरे को आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर इंक्लूड होती हुई दिखती है। तो आज की डेट में अगर आपसे कोई कुछ पूछता है और अगर आप जवाब देना नहीं चाहते, वो आपका फंडामेंटल राइट है। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं विच इज इनसाइड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर अंदर, किसी को डिमीन करे बिना, तो वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। मतलब बोलने की भी आजादी है और चुप रहने की भी आजादी है और जानने की भी आजादी है, और सारी आजादी किसके अंदर मिल रही है? आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर ही आपको देखने को मिल जा रही हैं। आई गेस ये थोड़ा समझ में आ चुका होगा 19(1)(a) किस किस कंडीशन कंटेक्स्ट में आपको काम करता हुआ दिख जा रहा है। अब जैसा मैंने आपसे बोला कि ये जितनी भी राइट्स हैं ये बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। इसे इस तरीके से देखिए, मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम, मेरी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है आर्टिकल 19(1) कवर कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक जो है उसमें कहीं ना कहीं ये भी मेक श्योर करने की कोशिश की गई है कि मेरी फ्रीडम के चक्कर में नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी वाला एस्पेक्ट या ब्रदरहुड वाला एस्पेक्ट जो समाज के अंदर एग्जिस्ट करता है वो वायलेट होता हुआ ना दिखे। तो आपको लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं आर्टिकल 19 के अंदर कि किन किन बेसिस पे आप कब कब वो राइट एंजॉय नहीं कर पाओगे। सबसे पहले, आप ये सारी राइट्स तब एंजॉय नहीं कर सकते अगर वो किसी भी तरीके से सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रही हैं। मतलब आसान भाषा में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। शर्जील इमाम का ये स्टेटमेंट कि हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे इज नॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट? एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर अप्लाइड रहते हैं। आप कुछ भी अनसंट नहीं बक सकते। आपको एक
दायरे में रहकर ही आप अपनी राइट एंजॉय कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगर किसी भी तरीके से हर्ट होती हुई दिखती है तो भी आपकी राइट्स को डेफिनेटली रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ये एक और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आपकी किसी बात से पब्लिक ऑर्डर तो नहीं हर्ट हो जा रहा है। और ये केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात नहीं है, बाकी सारी जो बाकी 5 राइट है उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं रेस्ट्रिक्शंस। पब्लिक ऑर्डर तो नहीं हो जा रहा है। डिसेंसी और मोरालिटी, ऐसा तो नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मैं गाली बकना शुरू कर दूं लोगों को, तो दैट गोज अगेंस्ट डिसेंसी एंड मोरालिटी, तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है, किसी को डिफेम नहीं करना है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, किसी को भड़काना नहीं है वायलेंस करने के लिए। तो ये सारे हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 19 के ऊपर अप्लाई होते हुए दिख जाते हैं, जो ये बताता है कि आर्टिकल 19 इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट हैज सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब ये रीजनेबल क्या है, ये मैंने आपको इससे लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन भी ऐसे होने चाहिए जो जरूरी है। इन द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन आप किसी भी तरीके का, ऐसा नहीं है कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि बोलोगे ही नहीं तुम, तो वो रेस्ट्रिक्शन भी रीजनेबल होने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसे हम बोलते हैं श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015-16 का केस है ये। इस केस के बाद से इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2000 के अंदर आपने सेक्शन 66A को डिस्कार्ड होते हुए देखा था, नलीफाई होते हुए देखा था। तो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट ये बोलता था कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है ऑनलाइन, या कोई भी फेसबुक पे कोई ऐसी पोस्ट डालता है जो सरकार को ऐसा लगता है जो पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ सकती है या फिर जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो उस इंसान के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। पर इसका इतना ज्यादा मिसयूज हुआ, जैसे ये श्रेया सिंघल जो ये लड़की है जिसके ऊपर एक केस हुआ, तो एक बार क्या हुआ, मुंबई बंद था कॉज ऑफ बाला साहब ठाकरे बर्थडे, तो इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया कि पूरे शहर को क्यों सफर कराना है कॉज ऑफ अ सिंगल मैन बर्थडे। तो सरकार ने इन्हें उठाया और जेल में डाल दिया। अब क्या बोल करके इन्होंने पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा है। तो कोर्ट को यह भी समझ में आया कि सेक्शन 66A का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जा रही है ये बात। तो उसके बाद से सेक्शन 66A को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट हो चुका है। अभी एक चीज एस्पेक्ट बची है उसमें से जिससे जो हमें डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट। क्या प्रोटेस्ट करने का राइट भी फंडामेंटल राइट है? क्या सड़कों पर बैठने का राइट भी फंडामेंटल राइट है? क्या धरना करने का राइट भी फंडामेंटल राइट है? देखो, जो हमारी टॉप 3 फंडामेंटल राइट, टॉप 3 राइट्स है ना आर्टिकल 19 के अंदर, सबसे पहली स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरी असेंबल होने की, तीसरी एसोसिएशन बनाने की। ये तीनों राइट को कंबाइन अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आती है राइट टू प्रोटेस्ट। मतलब कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, अपना डिसेंट, अपनी ग्रीवांसेस, अपना डिसकंटेंट एक्सप्रेस कर सकता हूं, बोलकर, लिखकर, पब्लिश कर न्यूज को। दूसरा, मैं पीसफुली गैदर हो सकता हूं, बहुत सारे लोगों की अगर सिमिलर इश्यूज हैं तो साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इकट्ठे होकर कर सकते हैं। तीसरा, एक कॉमन कॉज के लिए मैं कोई एसोसिएशन भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, कोई एसोसिएशन भी बना सकता हूं, और इन तीनों को कंबाइन कर कर मैं प्रोटेस्ट भी कर सकता हूं। इसका मतलब मेरी राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो भी आर्टिकल 19 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन समझने वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि यह फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन रामलीला मैदान इंसिडेंट में उन्होंने क्लियरली बोला था कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो बिल्कुल डेफिनेटली जायज है, अगेंस्ट द लॉ आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यह भी समझने की जरूरत है कि ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब आप किसी भी तरीके से पब्लिक स्फेयर में, पब्लिक वेज में या पब्लिक स्पेसेस में इस तरीके से ऑक्यूपाई कर नहीं बैठेंगे इनडेफिनेट पीरियड के लिए जिससे दूसरों के राइट टू मूवमेंट को इंपैक्ट हो। मतलब आप अपनी राइट टू प्रोटेस्ट के चक्कर में दूसरे लोगों का, बाकी पब्लिक का राइट टू मूवमेंट, जो खुद में एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, उसे वायलेट नहीं करेंगे। और ये क्लियरली शाहीन बाग जजमेंट में मेंशन्ड हमें देखने को मिल जाता है, जो ये आपको यहां लिखा हुआ दिखा है। आसान भाषा में, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। आप किसी भी तरीके से पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करके नहीं बैठ सकते इंडेफिनेटली, जिससे बाकियों के मूवमेंट में क्या होता हुआ देखे, आपको एक उसकी राइट का वायलेशन होता हुआ देखे। तो जब फार्म लॉ प्रोटेस्ट हो रही थी, जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रही थी, तो वो राइट टू प्रोटेस्ट के अंडर तो आ रही थी, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो उसे मना किया जा सकता है कि भाई ऐसा करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जंतर मंतर पे जाके बैठ जाओ, किसी भी तरीके से बाकी लोगों को सफर मत कराओ। मतलब तुम्हारे चक्कर में पूरी तरीके से ट्रैफिक रुका हुआ है, तुम्हारे चक्कर में लोगों को घूम घूम के जाना पड़ रहा है, तो उनका राइट टू मूवमेंट जो है वो सफर हो रहा है। तो तुम्हारी राइट टू प्रोटेस्ट के चक्कर में किसी और की फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होने चाहिए। दैट्स द प्रेजेंट सिनेरियो। आज की डेट में आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट का क्या स्टेटस है। अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट में, दैट इज आर्टिकल 20, शील्ड अगेंस्ट अनजस्ट कन्विक्शन।
आर्टिकल 20 के अंदर तीन चीजें आती हैं स्पेसिफिकली। जब मैं आर्टिकल 20 की बात करता हूं, ये बेसिकली अरेस्ट के टाइम पे, कन्विक्शन के टाइम पे जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है उसकी बात है, जो मैंने आपसे बोला था, जो शील्ड की तरह काम करता है लिबर्टी की, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22। तो अगर आर्टिकल 20 के अंदर तीन कंडीशन है, सबसे पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, और थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्लॉज 1 बात करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, क्लॉज 2 बात करता है नो डबल जियोपार्डी की, क्लॉज 3 बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। नो, सबसे पहले बात करते हैं क्लॉज 1 की, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब यह है कि अगर आज की डेट में मैं कोई कर्म करूं, मैं कोई ऐसा एक्शन लूं जो इलीगल नहीं है, लेकिन कल की डेट पर उसे इलीगल बना दिया जाए, तो मेरे को सजा नहीं दी जा सकती। आसान भाषा में मेरे को केवल उस चीज के लिए पनिश किया जा सकता है जो उस टाइम पे इलीगल है, और मेरे को केवल उतना ही पनिश किया जा सकता है जितना उस टाइम पे प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट है उस चीज का। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज किसी के साथ कोई एक्शन कर दिया जिसकी सजा 3 साल है, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे एक्शन करने के बाद उसकी सजा तुम 5 साल कर दो, मुझे 3 साल ही होगी। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे मैंने वो एक्शन किया था उस टाइम पे सजा क्या दे रखी थी, वहां 3 साल दे रखी थी। और अगर मैंने कोई ऐसा एक्शन लिया है जो इलीगल है ही नहीं, और कल को तुमने उसे इलीगल बना दिया, तो मुझे कोई सजा नहीं होगी। तो आसान भाषा में, अ पर्सन कैन ओनली बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज एन ऑफेंस अंडर द लॉ एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। तभी पनिशमेंट होगा जब वो इलीगल है, तब वो ऑफेंस है उस टाइम पर जिस टाइम पर वो एक्शन लिया गया है। द पेनल्टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रेस्क्राइब्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो पनिशमेंट है उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता जो उस टाइम पे प्रेस्क्राइब्ड ऑलरेडी था। लेकिन अब एक एस्पेक्ट समझने की कोशिश करो, ये केवल क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाला एस्पेक्ट केवल क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है, सिविल और टैक्स लॉज पे अप्लाई नहीं होता। मैं रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स बढ़ा सकता हूं, सिविल प्रोसीजर, सिविल ऑफेंस को उसे एक ऑफेंस बना सकता हूं। मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ओनली अप्लाइज ऑन क्रिमिनल मैटर्स और क्रिमिनल एक्शंस और क्रिमिनल ऑफेंसेस, नॉट ऑन सिविल और टैक्स ऑफेंसेस। क्लियर है ये चीज? दूसरा है हमारे पास नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब एक ही इंसान को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी इंसान ने मर्डर किया है, तो उसको अगर उस मर्डर की सजा मिल चुकी है तो दोबारा उसे मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने आप को ही क्यों ले लेता हूं बार, भाई मैं तुम्हें लूंगा यार। सोचो कि तुमने किसी का मर्डर किया, ठीक, अब तुम्हें उसकी सजा हुई, तुम बाहर निकले, तुमने फिर किसी का मर्डर कर दिया, और फिर तुम जाके बोलो देखो जी मर्डर की सजा तो मुझे हो गई, अब तो दोबारा हो नहीं सकती ना। सेम ऑफेंस के लिए जिस मर्डर की सजा तुम्हें हो चुकी थी ऑलरेडी, उस मर्डर की सजा दोबारा नहीं हो सकती। कोई नया कर दोगे तो फिर तुमने खेल बिगाड़ दिया, तो फिर दोबारा सजा होगी। आसान भाषा में, एक ऑफेंस के लिए एक ही बार सजा होगी, एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल टाइम्स या 2 टाइम्स आपको पनिश नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है, अगर मैं कन्विक्ट हो गया हूं तभी होगा ये चीज। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई कांड करा, उसके बाद तुम्हें सजा भी हो गई, तब जाके तुम्हारे पर नो डबल जियोपार्डी अप्लाई होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि तुम ट्रायल में थे और तुम्हें छोड़ दिया गया था, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि तुम्हें वापस नहीं बुलाया जाएगा। अगर तुम्हें कन्विक्शन नहीं हुआ था और दोबारा कोई नए एविडेंसेस आते हैं और पता चलता है कि तुम ही क्रिमिनल थे, तो उसके बाद तुम्हें सजा दी जा सकती है। यह प्रोटेक्शन केवल तब मिलता है जब तुम्हें सजा दी गई हो, जब तुम ऑलरेडी प्रोसिक्यूट हो चुके हो, जब तुम्हें पनिशमेंट मिल चुका हो। अगर तुम्हारा प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, अगर तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिला है और तुम्हें केवल ट्रायल करके छोड़ दिया गया था, एविक्ट कर दिया गया था, तो तुम्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। राइट? ये इंडिया का स्पेसिफिक केस है। यूएस और यूके के अंदर ये ज्यादा एस्पेक्ट है, इसमें और ज्यादा प्रोटेक्शन है। उनमें अगर आपका ट्रायल भी हो जाए यूएस और यूके के अंदर, तो भी आप वापस नहीं बुला सकते। पर इंडिया में ऐसा केस नहीं है। इंडिया में डबल जियोपार्डी केवल तभी अप्लाई होती है जब आप प्रोसिक्यूट हो चुके हो, जब आपको पनिशमेंट मिल चुका हो। नेक्स्ट है हमारे पास नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैं अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकता। मेरे खिलाफ दी गई मेरी गवाही बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। कौन बोल रहा है ये? आर्टिकल 23 बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है पुलिस कस्टडी में टॉर्चर देके मेरे से क्या करवा लिया गया हो, कोई गवाही दिलवा दी गई हो, कोई साइन करवा लिया गया हो, तो उसे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मैं अपने अगेंस्ट गवाही या तुम अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। क्लियर है? अब एक सवाल उठता है कि यार ये जो नार्को टेक्स्ट होते हैं, ये जो ब्रेन मैपिंग होती है, ये जो एनालिसिस होता है जिसमें तुमसे सच निकलवाया जाता है, तो ये तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, इसे कैसे अलाउ कर दिया? तो देखो, सबसे पहले तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 का केस है। इसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कंपलसरी नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग अलाउड नहीं है।
ऐसा नहीं है कि किसी को भी आया और तुमने क्या करना शुरू कर दिया, उसका नार्को टेस्ट करना शुरू कर दिया, उसके लिए कोर्ट की स्पेशल परमिशन लगेगी। दूसरी बात, नार्को टेस्ट खुद में एविडेंस नहीं हो सकता। नार्को टेस्ट के थ्रू तुम बाकी एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश करो तो वह बेसिकली परमिसेबल होंगे कोर्ट के अंदर, एडमिसेबल होंगे वो। अदरवाइज नार्को टेस्ट में अगर मैं कुछ बोल दे रहा हूं तो दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड, दैट वुड नॉट बी एडमिसेबल इन द कोर्ट। क्लियर है ये चीज? तो मैं अपने अगेंस्ट या तुम अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। नार्को टेस्ट और जितने भी ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट हैं ये सब कंपलसरी नहीं है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, और किसी भी तरीके से इन टेस्ट को खुद में एविडेंस की तरह नहीं देखा जा सकता। तो ये तीनों जो प्रोटेक्शन है, नो एक्सप्रेस पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीनों हमें आर्टिकल 20 के अंदर कन्विक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इवन अगर हम किसी को साथ कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, किसी को अरेस्ट भी किया गया है, तो उस अरेस्ट के बाद भी उसकी फंडामेंटल राइट वायलेट ना की जाए। अब सिमिलर से प्रोविजन हमें आर्टिकल 22 में भी देखने को मिलते हैं, राइट? चलो विदाउट एनी फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। ये भी शील्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट है। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अब इसमें हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं, एक तो क्लॉज 1 और 2 और क्लॉज 4 to 7। क्लॉज 1 और 2 जो है ये बात करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन की। मतलब अगर किसी ने कांड कर दिया है, किसी ने कोई हरकत कर दी है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है, तो जब उसे अरेस्ट किया जाएगा उसे हम बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब कर्म करने के बाद, ऑफेंस करने के बाद एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जब उसे अरेस्ट किया जा रहा है तब उसे बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन कांड करने से पहले ही मुझे लग रहा कि भाई तू कांड करेगा, इससे पहले तू कांड करे, उससे पहले ही मैं तेरे को अरेस्ट कर लेता हूं, तो उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब ये बेसिकली किसी क्राइम को होने से रोकने से के लिए आप अगर किसी को पहले ही अरेस्ट कर ले रहे हैं वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर क्राइम होने के बाद अरेस्ट किया जा रहा है दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। तो क्लॉज 1 और 2 डील्स विद प्यूनिटिव डिटेंशन, क्लॉज 4 to 7 डील्स विद प्रिवेंटिव डिटेंशन। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, यहां 4 एस्पेक्ट एग्जिस्ट करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर, कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो ये 4 कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या गलती है सामने वाले की। दूसरा, राइट टू कंसल्ट। सामने वाले को एक लॉयर प्रोवाइड कराया जाएगा ऑफ हिज ओन चॉइस, जिससे वो खुद को डिफेंड कर सके। समझ में आई ये बात? सबसे पहला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ, दूसरा लॉयर उसको अवेलेबल कराओ। इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलती है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद लॉयर हायर नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके आर्टिकल 22 जो है वो वायलेट होता हुआ दिखता था, क्योंकि उन्हें लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था। फिर आपको आर्टिकल 39A भी ऐड होता हुआ देखा, जिसे हम बोलते हैं फ्री लीगल एड। इसका मतलब हर इंसान को एक लॉयर प्रोवाइड कराना, अगर वो खुद नहीं करा पा रहा है तो सरकार कराएगी, क्योंकि ये वाला एस्पेक्ट फुलफिल करना जरूरी है। क्लियर है ये चीज? इसी वजह से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज आपको बनती हुई दिखी 1995 के अंदर। फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज आपको बनती हुई दिखी। तो ये क्या है? फ्री लीगल एड का ही एस्पेक्ट है, जिससे ये वाला एस्पेक्ट जो है आपका फुलफिल हो जाए, राइट टू हैव लीगल रिप्रेजेंटेशन वाला एस्पेक्ट आपका फुलफिल हो जाए। उसके बाद राइट टू बी प्रोड्यूस्ड। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो। पहली चीज आपको पता होना चाहिए किस लिए अरेस्ट किया गया है, दूसरी चीज आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराया जाए, तीसरी चीज 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए, और लास्ट एंड जो फोर्थ चीज है वो ये है, अगर 24 घंटे के बाद आपको डिटेन रखना है, अगर आपको अरेस्ट करके ही रखना है, तो उसके लिए एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो, और 24 घंटे से ज्यादा जेल में रखना है तो उसके लिए मजिस्ट्रियल ऑर्डर आपको लेके आना पड़ेगा, पुलिस को लेके आना पड़ेगा मजिस्ट्रियल ऑर्डर। क्लियर है ये चीज? तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में 4 कंडीशन है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ, लीगल रिप्रेजेंटेशन दो, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो 24 घंटे के अंदर, और अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो मजिस्ट्रियल ऑर्डर लेके आओ। ये बेसिकली 4 कंडीशन है प्यूनिटिव डिटेंशन की। इसका मतलब अगर प्यूनिटिवली डिटेन किया जा रहा है तो आपके पास काफी सारी राइट्स होती हैं, लेकिन आर्टिकल 4 to 7 दैट टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये एक ब्लैक मोल है हमारे संविधान के अंदर। ये एक ब्रिटिश एरा लॉ था जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कंटिन्यू किया, और केवल कंटिन्यू नहीं किया, फंडामेंटल राइट के अंदर भी जोड़ दिया। तो बड़ी आयरनी सी चीज है ये कि
राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम वाले एस्पेक्ट में तुमने प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला एस्पेक्ट जोड़ रखा है कि मैंने क्राइम किया नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि मैं क्राइम कर दूंगा, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया है, मेरे को अरेस्ट कर लिया। राइट, इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये अनस्टॉपेबल और बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है हमारी स्टेट एजेंसीज को, जिसके थ्रू सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनकी राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। आज की डेट में अगर किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी का भी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है, तो दैट इज डन थ्रू एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर प्रोविजन है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। यूएपीए के अंदर भी आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन देखने को मिल जाता है। तो यहां प्रिवेंटिव डिटेंशन के जितने भी लॉज हैं, जब पहले जैसे पोटा था, टाडा था, मकोका है, यूएपीए है, एनएसए है, ये सारे एक्ट्स जो हैं ये प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करते हैं। कुछ इसमें से बचे नहीं, कुछ आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्लियर है, सिंपल सा रीजन कि जो डिटेंशन है वो क्राइम कमिट करने के लिए नहीं है, पर फ्यूचर में क्राइम कमिट ना कर दिया जाए, इस वजह से पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां भी कंडीशन ये है कि ना तो उन्हें यह बताना कि किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, ना लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करानी, ना ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, और अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो भी मजिस्ट्रियल ऑर्डर लेके नहीं आने। मतलब इनमें से कोई सा भी एस्पेक्ट अप्लाई नहीं होता अगर मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता हूं। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो डिटेंशन है ये 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, अनलेस आपने उन 3 महीने के अंदर जिस इंसान को पकड़ा है उसको एडवाइजरी बोर्ड के सामने प्रेजेंट नहीं कर दिया, और एडवाइजरी बोर्ड ने बोल दिया कि आप इसके डिटेंशन को कंटिन्यू और कर सकते हो, और इसे बोला जाता है कि डिटेंशन मैक्सिमम 1 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है। तो आसान भाषा में जो यहां 24 घंटे वाला एस्पेक्ट था, यहां वो 3 महीने का एस्पेक्ट है कि 3 महीने के अंदर एडवाइजरी बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि डिटेंशन कंटिन्यू करना चाहिए तो आप उसे और एक्सटेंड कर सकते हो, इसे 1 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन बोला गया है, कंडीशन ये भी है कि आपको बताना चाहिए कि किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, और लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये सब नहीं होता है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी कहां है, ये प्यूनिटिव डिटेंशन के केसेस में मैंडेटरी है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड एक्ट भी है। इसके अगेंस्ट काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस काफी स्टेट के अगेंस्ट बेसिकली फुल फाइल किए जाते हैं इन केसेस में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि यार इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन को ना एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह एक्ट ट्रीट मत करना, ये बहुत एक ऐसा एक्ट है जो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है। तो इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही यूज करना, या फिर ऐसी कंडीशन में यूज करना जब सच में आपको लगे कि किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन करने की जरूरत है। ये आपका पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए। प्रॉब्लम हमारे देश में यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। जाने क्या लगा है, जब से बना है तब से पॉलिटिकल टूल की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट, तो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 22। तो हमारा आर्टिकल 19 हो चुका है, आर्टिकल 20 हो चुका है, आर्टिकल 21 हो चुका है, 21A मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 22 भी हो चुका है। अब है हमारे पास आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्लियरली बोलता है, ये देखो सबसे पहले तो देखो आर्टिकल 23 और 24 को हम बोलते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। किसका एक्सप्लॉइटेशन? ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन। इसमें 2 राइट हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। अगर ये दोनों राइट वायलेट होती हैं तो इसका मतलब आपकी डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाया जाता है। आपकी लाइफ डिग्निफाइड नहीं बची है अगर आप इन दोनों राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या ये दोनों राइट्स आपकी प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही है, सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इंसान की खरीद फरोश नहीं होगी, इंसान को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जाएगा। राइट, ये नाम क्लियरली वो देखने को मिलते हैं। और अगर इसमें सिंपल सा लेके जाए तो सेलिंग एंड बाय ऑफ पीपल, स्लेवरी अलाउड नहीं है। इमोरल ट्रैफिक, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वुमेन ट्रैफिकिंग है, ये सब नहीं होगा। साथ के साथ बेगारी, कोई ऐसा वर्क जो आपसे कराया जा रहा है लेकिन उसका पैसा नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा, तो आपको बॉन्डेड लेबर की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपको बिना पैसे के आपके लिए आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। बेगर का मतलब बैगरी भी होता है, आप भीख मांगना भी इसके अगेंस्ट है, आपसे भीख भी नहीं मंगवाई जा सकती। जैसे आज की डेट में तुमने देखा होगा एक पूरा नेक्सस रहता है ट्रैफिक सिग्नल्स पर, बच्चों को छोड़ दिया जाता है, वो भीख मांगते रहते हैं। तो दैट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 24 एज वेल एज आर्टिकल 23। राइट, क्योंकि वो बेगारी है। अब बेसिकली एक केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने ये डिसाइड करा था कि भीख मांगना कब कब अलाउड है। तो उन्होंने 3-4 कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन ये थी कि यार आप डिसेबल्ड हो या दिव्यांग हो और आप खुद कोई कुछ काम नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है भीख मांगना,
तो डेफिनेटली वो अलाउड है, वो लीगल है। लेकिन अगर ऐसा है कि आउटराइट लेजीनेस, कि आप कुछ करना नहीं चाहते और हाथ फैला के खड़े हो गए, तो भीख मांगना अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर आप एडिक्शन का शिकार हो, अल्कोहल एडिक्शन का या ड्रग एडिक्शन का, और उसकी वजह से आपको उसकी वजह से भीख मांग रहे हो, तो भी उसे डेफिनेटली डिफेंड नहीं किया जा सकता, राइट। तो इन्होंने ये बोला है कि बेगरी चल सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि बंदा कुछ और नहीं कर पा रहा, और वो स्टेट का फेलियर है कि वो उसका लिवलीहुड मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन आलस के चक्कर में, नशे के चक्कर में अगर आप भीख मांग रहे हो, तो सरकार उसे डिफेंड नहीं करेगी, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। और ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार ऑब्लिगेटेड है, तो वो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए स्टेप्स ले, इन सारी चीजों को एबॉलिश करने के लिए स्टेप्स ले। ये जो राइट है, ये स्टेट के अगेंस्ट भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। ना स्टेट आपसे फ्री में काम करवा सकता, ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपसे फ्री में काम करवा सकता। सेलिंग और बाइंग तो खैर छोड़ ही दो, वो तो एक्सट्रीम हो गया। खैर अब ये मत बोलना कि यार आईपीएल में भी तो प्लेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, वो एक अलग केस है, वो स्लेवरी नहीं, उनके लिए बहुत अथाह पैसा मिल रहा है उन्हें। अगर उन्हें मिल जाए तो मैं भी बिकने के लिए तैयार हूं, अगर इतना पैसा मुझे मिल जाए तो बेसिकली आप समझ रहे हो मैं कौन सी खरीद फरोश की बात कर रहा हूं। जैसे स्लेव ट्रेड के टाइम पे स्लेव्स को खरीदा बेचा जाता था, उससे स्लेवरी वाले एस्पेक्ट को कहते हैं। उन सब चीजों को खत्म करने के लिए आर्टिकल 23 एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन डिग्निटी को सस्टेन करने के लिए आर्टिकल 23 एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्लियरली बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। किसी भी, देखो 0 साल का बच्चा तो पैदा होते ही तो क्या काम करेगा, लेकिन 0 to 14 ईयर्स के बच्चे को किसी भी तरीके से कोई काम नहीं कराना, और 14 to 18 ईयर्स के बच्चे को कोई हैजार्डस काम नहीं कराना है। सबसे पहली चीज, एम्प्लॉय ये फॉरबिड करता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है या फिर उसे क्रिमिनलाइज करता है किसी भी बच्चे के एम्प्लॉयमेंट को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, किसी भी फैक्ट्री में, माइन में और किसी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जिसे, और सरकार को सस्टेन करनी है ये चीज। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड लेबर एक्ट लेकर आई थी। पहला एक्ट जो आया था वो आया था 1986 के अंदर, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ, या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ 1986। उसके अंदर इन्होंने डिफाइन कर दिया कि 14 साल तक के बच्चे को किसी भी तरीके से कोई काम नहीं कराया जाएगा, उसे किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने 2017 के अंदर उस 1986 वाले लॉ को चेंज किया। उसमें इन्होंने ये बोला कि 0 to 14 तो कोई काम कराना ही नहीं है, और 14 to 18 आप काम करा सकते हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से हैजार्डस स्पेसेस में नहीं होना चाहिए। मतलब 14 से 18 साल तक के बच्चे को एम्प्लॉय तो किया जा सकता है, लेकिन किसी ऐसी जगह एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता जहां उसकी जान को खतरा हो। यही कारण है कि जब मैं वर्कफोर्स की बात करता हूं ना, या जब मैं डेमोग्राफिक वर्कफोर्स की बात करता हूं, या मैं वर्किंग पॉपुलेशन की बात करता हूं, या मैं लेबर फोर्स की बात करता हूं, तो मैं जो एज काउंट करता हूं वो करता हूं 15 to 59। इसका मतलब 14 साल के बाद काम करना तो अलाउड है, लेकिन हैजार्डस प्लेसेस पे नहीं। एक और एस्पेक्ट आप ये समझने की कोशिश करिए, 0 to 14 कुछ कुछ काम आपने अलाउ किए हैं। मतलब ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी की कोई शॉप है, तो मैं स्कूल से आकर अगर अपने पिताजी की शॉप में उनका हाथ बटा रहा हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसे चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में या मूवीज में काम कर रहा है, तो उसको भी चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस ये दोनों काम करते समय मेरी एजुकेशन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ रहा हो। अगर ऐसा है कि मेरे से काम करने की वजह से मेरी एजुकेशन खराब हो रही है, तो डेफिनेटली वो चाइल्ड लेबर माना जाएगा। लेकिन अगर एजुकेशन को सस्टेन किया जा रहा है, तो उसे चाइल्ड लेबर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट अगर मैं इनका देखने की कोशिश करूं, तो वैसे तो ये अलग अलग राइट्स हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग हैं, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आ जाती हैं। लेकिन इसे भी हम क्या मान के चलते हैं कि लार्जर एस्पेक्ट है लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का। सबसे पहला आर्टिकल 21 को मैंने आपको बताया, दिस इज द हार्ट ऑफ लिबर्टी, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसके अलावा आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन वाला, तो इसमें राइट टू रेपुटेशन वाला एस्पेक्ट भी है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, डिफेमेशन वाले एस्पेक्ट भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरकनेक्टेड दिखते हैं कि अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो इसका होने का कोई आपके पास फायदा है नहीं। अगर आर्टिकल 19 नहीं है तो आर्टिकल 21 को कोई फायदा नहीं, और आर्टिकल 21 नहीं है तो आर्टिकल 19 को कोई फायदा नहीं। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20 में मैंने आपको बोला था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी आपकी डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिमिलरली आर्टिकल 23 एंड 24 जो प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये भी आपकी डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिक ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करते हैं, जो हमारी डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाती है, एक सेल्फ रेस्पेक्टफुल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मूविंग ऑन, अब एक लाइन में अगर देखा जाए
अगर फिलॉसफी देखी जाए हमारे फ्रीडम्स की किस कंटेक्स्ट में काम कर रही है ये, तो देखोगे तुम आर्टिकल 21 हो गया इसका हार्ट हमारी फ्रीडम का। दूसरी चीज जो समझने वाली है, लिबर्टी जो है हमारी वो एब्सोल्यूट नहीं है। तीसरी चीज, जुडिशरी गार्जियन है, जुडिशरी मेक श्योर करेगी कि हमारी राइट्स को एंश्योर किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। और एक लेयर्ड शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 20 एंड 22, जिससे किसी भी तरीके से आर्टिकल 21 एक रिटर्न एस्पेक्ट ना रह जाए, एक रियलिटी बन जाए, मतलब वो सच में भी एंजॉय कर सके इंसान। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट के टाइम पे मेरी आर्टिकल 21 को क्या कर दिया जाएगा, वायलेट कर दिया जाएगा। आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि उसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आप सस्पेंड नहीं करते हो। तो उससे ही आपको समझ में आ जाता है कि आर्टिकल 21 को मैं बार बार कोर हार्ट ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा ये चीज। अब दिस इज आवर लास्ट एस्पेक्ट। इसमें एक लाइन आपको देखने को मिल रही है, जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने बोली थी ए के गोपालन केस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें ये कहते हैं कि मैन एज अ रैशनल बीइंग डिजायर्स टू डू मेनी थिंग्स, बट इन अ सिविल सोसाइटी his desires have to be controlled, regulated and reconciled with the exercise of similar desires by other individuals। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं राइट एंजॉय करूं और बाकी मेरी वजह से कोई और राइट एंजॉय ना कर पाए। मुझे अपनी डिजायर्स फुलफिल करने का पूरा हक है, बट उस लिमिट में रहकर कि मैं किसी और की डिजायर्स को वायलेट ना करूं या एक रेस्ट्रेंट या कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट ना करूं। तो लिबर्टी, डिग्निटी, जस्टिस ये हमारे प्रॉमिस हैं जो संविधान ने हमसे किए हैं, और इन राइट्स के थ्रू उन्हें वो प्रोटेक्ट करने की और उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। Clear? This was all about Article 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्लियर है ये चीज? तो हमारा पार्ट 2 भी फंडामेंटल राइट्स का यहां कंप्लीट होता है, और आई गेस आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी इन सारे टॉपिक्स को लेकर, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 24 तक। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करते रहें, जो रीड करने के लिए बोला जा रहा है उसे पढ़ते रहें, और इन लेक्चर्स को साथ के साथ देखते रहें, जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आपके दिमाग में आती रहे। क्योंकि जो बुक आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा ही मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, उससे कम नहीं बताऊंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक अपर नॉच पर लेके जाया जा सके, एक अपर लेवल पर लेकर जाया जा सके। मैं मिलता हूं आपको पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 से आर्टिकल 31C तक, मतलब आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 31 तक, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो पार्ट 3 में आपसे मिलता हूं मैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए अर्थनीति के साथ। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।